प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही की जो पिछली ऑनलाइन कक्षा हुई थी, जिसमें हमने आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र की जो तीसरी यूनिट है रीतिकाल, उसको हमने आरंभ किया था। और रीतिकाल का जो परिवेश है, जो पृष्ठभूमि है, जो परिस्थितियां हैं, उसका हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रथम जो परिस्थिति थी, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी इस कालखंड में, संवत 1700 से लेके संवत 1900 तक। और दूसरी जो परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति का हमने अध्ययन किया था, किस तरह से मानवीय मूल्यों का पतन हुआ, समाज गौर पतन की ओर अग्रसर हुआ, और किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां थी कि समस्त राजा लोग भोग विलास में डूबे हुए थे। छोटे छोटे सामंत भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। अंग्रेज़ों का आधिपत्य यहाँ हो गया था। धीरे धीरे मुग़ल सत्ता का अंत, उत्कर्ष और अंत दोनों की कहानियाँ हमने पढ़ी। आज हम उसी क्रम को जारी रखते हुए तीसरी जो रीतिकाल की परिस्थिति है, धार्मिक परिस्थिति, आज हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। आइए एक बार पुनः स्वागत। रीतिकालीन समय सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से ह्रास का युग था, यानी पतन का युग था। नैतिक बंधन ढीले पड़ चुके थे और बौद्धिक ह्रास हो रहा था। धर्म के उद्धार रूप का प्राय पतन हो चुका था। समाज में अंधविश्वास, रूढ़ियों और भय आडंबरों ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया। पंडित, मुल्ला मौलवी सभी सर्वे सर्वा समझे गए थे। उस समय की जनता के लिए इनकी कथन और फरमान वेद वाक्य और कुरान बन गए थे। भक्त कवियों सूरदास जी, तुलसीदास जी आदि के द्वारा स्थापित सात्विकता, मधुर भक्ति में सूक्ष्मता के स्थान पर स्थूल ऐन्द्रिकता, पवित्रता के स्थान पर लोलुपता और कामुकता की भावनाएं आ गई थी। राधा और कृष्ण की आड़ में, यानी ओट में कामुकता की खुलकर अभिव्यक्ति हुई। यहाँ तक कि शायद अगले जन्म में राधा को अपना राधा नाम ही बदलना पड़े। चैतन्य और वल्लभ संप्रदाय की गद्दियाँ तक सस्ती रसिकता में निमग्न हो गई, डूब गई। राम भक्ति की भी यही गति थी। शक्ति के प्रतीक, लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अब एक छेल छबीले बांके नायक के समान सरयू नदी के किनारे काम क्रीड़ा करने लगे। ऐसा चित्रण। आदर्श की मूर्ति सती सीता अब एक विलास प्रिय सामान्य रमणी के रूप में चित्रित होने लगी। काम भक्ति में रसिक संप्रदाय चल पड़ा, जिसके भक्त श्री राम और संयोग लीलाओं की सखी बनकर निहारने लगे। राम भक्ति में पौरुष के स्थान पर स्त्रीण भावना आ गई थी। उस समय निर्गुण भक्ति परंपरा में भी अनेक संप्रदाय प्रचलित थे। उनका आचार व्यवहार भक्ति के सगुण संप्रदायों की अपेक्षा उन्नत था, किंतु उन पर भी युग की विलासपरक दृष्टि का प्रभाव अवश्य पड़ा। तत्कालीन सूफियों के अनेक संप्रदायों में स्थूल श्रृंगार, नक्सिक वर्णन और नायक नायिका भेद का समावेश भी होने लगा था। चौथी रीतिकाल की चौथी जो परिस्थिति है, परिवेश है, पृष्ठभूमि है, वह है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। इस युग की सांस्कृतिक दशा भी
अत्यंत शोचनीय थी। अकबर, जहांगीर एवं शाहजहाँ की उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में जो समन्वय देखने को मिला था, वह औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण प्राय छिन्न भिन्न हो गया। मंदिरों, मठों के पीठाधीश भी इसी लोभी प्रवृत्ति के कारण राजाओं और सेठों को गुरु दीक्षा देकर भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। राम और कृष्ण की लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगति खोजी जा रही थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर हटकर कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों तक ही अपने आप को सीमित कर रह गए। लोग अपनी विलासी मनोवृत्ति को पूर्ण करने की मनोकामना से हिंदू मंदिरों एवं पीरों की तकियों पर भी जाने लगे थे। ये घोर पतन धार्मिक स्थल भ्रष्टाचार एवं पापाचार के केंद्र बन गए थे। जनता के अंधविश्वासों का लाभ पंडित, पुरोहित, मुल्ला मौलवी आदि उठा रहे थे। हिंदी भाषी प्रांतों में निवास कर रहे संत अब भी नैतिकता के ध्वजवाहक बने हुए थे, किंतु उनका प्रभाव उत्तर भारत में न था। सूफी एवं अन्य संत भी धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में असमर्थ थे। तो ये थी धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, जिसमें एक तरह से भारतीय संस्कृति का पूरी तरह से पतन हुआ। भारतीय संस्कृति पतन की ओर अग्रसर रही। अगली जो रीतिकाल की जो परिस्थिति हैं, परिवेश हैं, साहित्यिक परिवेश और कलात्मक परिस्थितियाँ कैसी थी, उस पर हम दृष्टिपात करने जा रहे हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं। चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला और साहित्य की दृष्टि से यह युग पर्याप्त समृद्ध रहा है। कवि और कलाकारों को आश्रयदाता राजाओं और नवाबों द्वारा सम्मान मिलता था। रीतिकाल का आरंभ शाहजहाँ के शासनकाल के उत्तरार्ध से होता है। इस युग में प्रदर्शन और अलंकरण की प्रवृत्तियों की प्रधानता रही है। मुगल दरबार की भाषा फारसी थी। हिंदी कवि को दरबारी फारसी कवि से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, होड़ लेनी पड़ती थी। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की खूब प्रतिष्ठा हुई। भक्ति काल में भी ब्रज भाषा काफ़ी फलित पुष्पित हुई और रीतिकाल में भी खूब पुष्पित फलित हुई। औरंगजेब द्वारा हिंदी भाषा का बहिष्कार किए जाने के उपरांत राजस्थान के नरेशों तथा सामंतियों की छत्र छाया में हिंदी कविता का दरबारी रूप भी पनपा पैदा हुआ। इस युग की ललित कलाओं में चित्रकला भी काव्य के समान ही प्रचलित और समृद्ध हुई। जहांगीर का काल कला का स्वर्ण युग कहलाता है, कहा जाता है, इतिहास में भी प्रसिद्ध है। इस युग की चित्रकला राजसी ठाट बाट तथा जनजीवन दोनों का चित्रण करती दिखाई पड़ती हैं। जहाँ तक स्थापत्य तथा संगीत कला की स्थिति है, केवल राज दरबार तक ही सीमित रही थी, जनजीवन में न आ सकी, क्योंकि वह व्यय और अभ्यास साध्य थी। राजस्थानी शैली एवं कांगड़ा शैली के चित्रों में रागमाला, राधा कृष्ण की लीलाओं, लोक गाथाओं, महाभारत की कथाओं का चित्रण हुआ है। शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई इमारतों में सौंदर्य का समावेश हुआ है। आगरा का ताजमहल
तथा दिल्ली के लाल किले का दीवाने खास इस दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय हैं। कवियों एवं कलाकारों को राजाश्रय इस काल में खूब मिला, जिससे साहित्य और कला का बहुमुखी विकास हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ, परिवेश और पृष्ठभूमि, जिसका प्रभाव तत्कालीन कवियों पर पड़ा और उन कवियों में इन परिस्थितियों से रच बस करके ही काव्य रचना की, जिसमें यही है कि राजाओं की भोग विलास की इस प्रवृत्ति को देख करके आश्रयदाता राजाश्रय में रह रहे इन कवियों ने भी वैभव विलास की इस भूख को तृप्त करने के लिए जो कविताएं लिखी वह श्रृंगार रस से ओतप्रोत हैं, कहीं कहीं अश्लीलता की हद को भी पार कर जाती हैं और जनजीवन से इस साहित्य का प्राय अब जुड़ाव नहीं रहा है, क्योंकि ये कवि लोग दरबार में ही रहते थे, अपने राजा की इच्छा के अनुसार काव्य रचना करते थे और उनकी राजाओं की इच्छाओं पर ही इनका जीवन चलता था, क्योंकि ये कवि लोग दरबार में रहते हुए अपने आश्रयदाता राजा की खूब बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा करते थे और उन कविताओं को इतना बढ़ चढ़ करके कविताओं का सृजन करते थे, जिसमें अलंकार, छंद, रस, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, इन काव्यांगों का पूर्णतः ये उपयोग करते थे। यही कारण है कि कलाकाल, कुछ लोग इसे कलाकाल भी कहने लगे हैं। श्रृंगार रस की चित्रण के कारण इसे श्रृंगार काल भी कहा जाने लगा है और कहीं कहीं भक्ति भाव भी देखने को मिला है, लेकिन वही इस श्रृंगारिकता से ऊब जाने के कारण ही राधा और कृष्ण के बहाने से वो भक्ति कर ही लेते थे। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि रीतिकाल की जो परिस्थितियां हैं और इन्हीं परिस्थितियों का प्रभाव तत्कालीन कवियों पर पड़ा और उन कवियों ने उसी परिस्थितियों में रस बस करके पूरी तरह से अपनी रचनाएं समाज को प्रस्तुत की हैं। रीतिकाल का जो साहित्य हैं वो 3 भागों में विभक्त हैं। रीतिबद्ध, जैसे केशवदास जी, चिंतामणि, मतिराम, भूषण, भिखारीदास, सेनापति आदि जितने भी कवि हैं रीतिबद्ध कवि हैं, क्योंकि इन्होंने काव्य शास्त्र के जो अंग हैं, छंद, रस, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीतियाँ, नायक नायिका भेद, इन सभी पर इन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रत्येक अंगों पर लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया है, अपने आप को आचार्य बनाए हैं, इसलिए ये रीतिबद्ध कवि कहलाए। और बिहारी और द्विजदेव रीति सिद्ध कवि हैं और गणानंद, बोधा, ठाकुर और आलम ये कवि रीति मुक्त कवि हैं, क्योंकि इन्होंने अपने हृदय की पीड़ा को, प्रेम की पीड़ा को स्वच्छंद रूप में अभिव्यक्ति दी है। जबकि द्विजदेव और बिहारी के काव्य में ये जो काव्यांगों की जो बातें हैं इन्होंने लक्षण ग्रंथ ने लिखे हैं, बल्कि स्वतः ही इन काव्य परंपराओं का प्रभाव का समावेश उनकी रचनाओं में हो गया है, इसलिए वो रीति सिद्ध कवि कहलाएं। आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र की तीसरी यूनिट है, जिस पर 20 अंकों के अथवा में 2 प्रश्न होंगे, जिसमें से एक आपको करना है। पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी जिसमें आदिकाल और भक्ति काल तक हम अध्ययन कर चुके थे और आज हमने इस ऑनलाइन कक्षा से रीतिकाल की जो विविध परिस्थितियां हैं उस पर दृष्टिपात करते हुए आज हमने इसका अध्ययन किया। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम रीतिकाल, आदिकाल की तरह ही रीतिकाल का नामकरण भी विवादास्पद रहा है, उस पर विस्तार से हम प्रकाश डालते हुए प्रत्येक नामकरण की समीक्षा करते हुए कि कौन सा नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त हैं उस पर भी हम दृष्टिपात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से एक आग्रह है कि जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमारे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करें, ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकें। साथ ही कॉलेज का जो ये यूट्यूब चैनल जिस पर ये वीडियोज हम बना के अपलोड कर रहे हैं और आप उस यूट्यूब चैनल को ओपन करके वहाँ से अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी से ये आग्रह हैं कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन वीडियोज़ को आप लाइक करें।
अगली ऑनलाइन कक्षा जो होगी वो रीतिकाल के विवादास्पद नामकरण पर होगी। नामकरण विवादास्पद हैं, उसकी हम समीक्षा करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।